आज हम हाउस ऑफ कार्ड्स बाय सुधा मूर्ति इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट समरी बता दी जाए तो हाउस ऑफ कार्ड इसमें जो एक स्मॉल विलेज दिखाया गया है जिसकी पॉपुलेशन 5 to 8 के यानी 5 से ज़्यादा है, और ये जो है एक नॉर्थ कर्नाटका में है। अब जो राइटर्स हैं सुधा, उन्होंने एक नावल का स्टार्ट ऐसे लिया है, इसने विलेज की ब्यूटी बताई हुई है कि एक ब्यूटीफुल लेक है, वहाँ पे एक टेंपल है, एक मस्जिद है, और ये जो एरिया है वो बिल्कुल ट्रीज़ के साथ कवर है। ये सब चीज़ें इसने अपने विलेज की ब्यूटी को बताते हुए बयान की हैं। इसने अपने नावल का स्टार्ट लिया है, और इस स्टोरी में एक मैरीडोला है, वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की। और इसकी स्टोरी जो कि एक विलेज अलादौली में रहती है, और ये जो लड़की है ये वेल रेपुटेटेड यानी ये कह लो कि वेल सेटल फैमिली से है, बिलोंग करती है। बट उसका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत सिंपल था, उसके बिलीव जो थे वो बहुत सिंपल थे, मतलब बहुत सिंपल लड़की दिखाई हुई है। मतलब कह सकते हैं कि इस टाइम के जो लोग थे बहुत मटीरियलिस्टिक थे, लेकिन ये उनकी जैसे नहीं थी, बल्कि बहुत सिंपल थी, और इसके लिए वर्ल्डली प्लेजर मैटर नहीं करता था। इस नावल में एक लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट की हुई है, इट सीम्ड अ सन रोज फॉर हर ओनली एंड रेनबो कलर मेंट फॉर हर ओनली। कि ऐसा लगता था कि सूरज सिर्फ उसके लिए ही आता है, और जो रेनबो के कलर्स हैं वो सिर्फ उसके लिए ही बने हैं। कि वो इतना इंजॉय करती थी इन सब चीज़ों को, नेचुरल ब्यूटी को, उसको टीचिंग बहुत पसंद थी, उसको कुकिंग बहुत पसंद थी, उसको स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इन सब चीज़ों की तरफ उसका रुझान था, और वो चाहती थी कि मेरा जो हस्बैंड भी हो, मेरी तरह हो, जिसकी लेस डिमांड हो, जिसकी लेस नीड्स हों अपनी लाइफ से, और फिर ये सब चीज़ें यानी लेस नीड्स हो, लेस डिमांड्स हो अपनी लाइफ से। और फिर ये लोग सिटी मूव कर गए। कौन? वो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है मैरीडोला, उसका और उसका ख़ानदान जो है वो सिटी की तरफ मूव कर गए, और वहाँ उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई। कह लो कि उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब जो उसका हस्बैंड था वो एक डॉक्टर था जो पेशेंट को सर्व करता था, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काम करता था। लोगों के काम आना, उन्हें सर्व करना उसे अच्छा लगता था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी ड्यूटी करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुशी कम हो गई अपनी ड्यूटी को लेके, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी के अंदर एक एस्थेटिक प्लेजर महसूस करता था। लोगों का काम आना उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अपना रुझान जो था वो पेशेंट की तरफ, अपनी ड्यूटी हैप्पीनेस कम होती गई, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। और उसके अंदर जो था वो पैसों का लालच भर गया, और वो रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो गया। तो वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट में चला गया, और वहाँ जाकर पैसा कमाना ही उसका मरकज़ था और मकसद था। वो भी उसी ह्यूमन रेस में शामिल हो गया। नो डाउट वो वेल्थ हुआ, बट उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब पहले हर बंदा ही पैसा कमाना चाह रहा था, लालची सेल्फिश दुनिया की तरह, ठीक है, और वो एक रेस लगी हुई थी, और ये बंदा थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन ये क्या हुआ, ये भी चेंज हो गया, और वो उसी रेस में शामिल हो गया दूसरों की, ठीक है। तो अब उनमें और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन पहले ये लोग यूनिक थे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट कुछ लोग होते हैं ना जो मैन काइंड ह्यूमैनिटी का भला करना चाहते होते हैं, वरना हर बंदा यहाँ पे लालची है। तो ये भी उसने ह्यूमन काइंड और इंसानियत छोड़ दी, और वो भी उसी रेस में शामिल हो गया, ठीक है। तो इससे ये क्या हुआ कि उसकी मैरिज लाइफ पे इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है। वो वेल्दी हो गया, उसके पास दौलत आ गई, लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो बीवी है उसको छोड़ कर चली गई। उसने उसके बाद बहुत कोशिश की कि वो वापस ला सके, लेकिन वो पॉसिबल ना हो सका। तो ये इस नावल की एक शॉर्ट समरी थी जो मैंने आपको अब तक बताई। अब हम इसके थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बेसिकली दो थीम हैं स्टोरी के, टू मेजर थीम्स हैं नावल के। फर्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ मनी ऑन क्लोज डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स, कि कैसे मनी हमारे क्लोज रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और दूसरा है सेंडिंग रेट ऑफ मेल प्रैक्टिस इन द मेडिकल फील्ड इन इंडिया, और अलार्मिंग ग्रोइंग रेट ऑफ करप्शन इन ग्लोबलाइजिंग इंडिया। जो मेडिकल फील्ड है इंडिया की, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, वहाँ किस तरह गलत काम हो रहे हैं। ये अब जो प्रोटैगनिस्ट इस नावल का संजय, जो मैरीडोला का हस्बैंड था, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करता था, बट उसने क्या किया कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गया। फिर उसने हार्डवर्क से क्या किया, फिर बताया हुआ कि उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बंगलोर में जो ओपनेटाइज किया के तौर पे काम किया। फिर मैं जैसे बताया कि अपने मरीज़ों की बहुत केयर करता था, अपने रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा केयर करता था, और इन रिटर्न उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। उसको लगता था कि ये जो मेडिकल जो फील्ड है ना, ये इट इज़ द वन एंड ओनली
नोबल पैशन प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेडिकल जो फील्ड, नो डाउट ये है भी नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर जो होता है वो किस तरह अपने पेशेंट की केयर करता है। अगर वो डॉक्टर अपने पेशेंट की केयर अच्छे से ना करे तो पेशेंट किसके पास जाए, तो ये एक नोबल प्रोफेशन है और वो इसको वैसे ही ले लेता। लोग इसको एज ए मनी ट्रेड के तौर पे लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो पहले उस लोगों में संजय भी शुमार होता था, लेकिन बाद में ये चेंज हुआ, ठीक है। तो इसका ये आइडिया था कि अगर वो अपनी सर्विस को गवर्नमेंट के अस्पताल में कंटिन्यू रखता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को भी यही सिखाएगा कि उनको टीच करेगा और अपने आप को अपडेट करता रहेगा, और जो न्यू सर्जरी आएगी आप उस उनमें अपने आप को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। जो न्यू ड्रग्स आएंगे और जो दूसरे मेडिकल ब्रेक थ्रू आएंगे वो सब कुछ उनके लिए उनको भी कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद ये क्या हुआ कि जो फादर हैं संजय के, उन्होंने इसे कहा हुआ है कि अब जब मैं कहूँगा ना कि ये यहाँ पे कहा हुआ है तो इसका मतलब है नॉवल मैंने बुक हाथ में पकड़ी हुई है और मैं वहाँ से रीडिंग करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको उनके फादर ने उन्हें कहा था कि द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इज़ to take care of his patient, and as a doctor you should understand the suffering of patient and serve them the same way as you serve the god। उसका मतलब ये है कि गॉड सिर्फ टेम्पल में नहीं होता बल्कि वो पेशेंट की शक्ल में भी आ सकता है। अब संजय के फादर ने ये लाइन उसको कही थी और उसका ये मतलब था कि एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट को लुक आफ्टर करे, उनके केयर करे, और एज अ डॉक्टर तुमने अपने पेशेंट की सफरिंग को अंडरस्टैंड करना है, तुमने उनको ऐसे सर्व करना है जैसे तुमने गॉड को सर्व करते हो। फिर वो अपने पेशेंट को पब्लिक हॉस्पिटल में ट्रीट करता था, मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड था अपने वर्क की तरफ, उनके बारे में सोचता था, मतलब बहुत प्योर सोल थी, और वो हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहता था, 24 घंटे उन्हें सर्व करता, उनकी केयर करता, उनको हेल्थ के बारे में परेशान होता। फिर ये दिखाया हुआ है कि संजय ने भी सफ़र किया है ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, इलेक्शन हुए, न्यू इलेक्टेड आ गया, उससे क्या होता है कि जितना भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाती हैं, वो उन्हें चेंज कर देते हैं जो न्यू लोग आते हैं। तो फिर उसको भी सफ़र करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी निपोर्स की हर वक्त अवेलेबल रहता था, अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसके लिए अपनी वाइफ की खुशियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी वाइफ उसकी दुनिया थी, उसका एक बेटा था। मैरीदुल्ला जब संजय के साथ आई थी तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। मैरीदुल्ला को भी ऐसा ही बंदा चाहिए था। जब उन दोनों की शादी हुई तो मैरीदुल्ला को इसमें अपना अक्स नज़र आता, अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता था, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसी थी ना। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। उनका जो पहला फेज़ था, लव फेज़ था, वो म्यूचुअल लव और ट्रस्ट पर मबनी था, बेस करता था। वो एक दूसरे को जान गए थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया था पुअर और नीडी लोगों के लिए, जो कि एक ट्रस्ट के तौर पे काम करता था, चैरिटी के तौर पे गरीबों के लिए वो हॉस्पिटल था, ठीक है। और मैरीदुल्ला के बाद में क्या हुआ कि जो संजय था वो एरोगेंट हो गया मैरीदुल्ला के साथ, ठीक है। कैपिटल फ़िलासफ़ी है, उसने अपने आप को रिलेट किया है, और उसने ये बात कही थी कि इस दुनिया में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, यहाँ पर मनी की बात हो रही है। अगर एक कौ मिल्क देती है तो वो किसके लिए देती है, वो अपने बच्चों के लिए देती है, बट हम भी तो मिल्क पीते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है। वो मज़ीद ये कहता है कि ट्रीज़ आर लाइव बट वी कट देम, दरख्तों की ज़िंदगी होती है लेकिन हम इन्हें काट देते हैं, हम उनके वुड को यूज़ करते हैं, हम उनकी लकड़ी को यूज़ करते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है। और उसने ये भी कहा कि जो मॉस्क्यूट है या मच्छर, वो भी तो बर्ड होते हैं, लेकिन हम उन्हें मार देते हैं जब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी तो गलत है। फिर उसने कहा कि बिग फ़िश ऑलवेज ईट्स द स्मॉल फ़िश, इज़ दैट रॉन्ग, क्या ये गलत है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाती हैं, ये भी तो गलत है। इस तरह संजय ने अपनी स्टैंड्स को मैरीदुल्ला के सामने इम्प्रूव करना चाहा, और उसकी जो मनी थी उसको उसने कवर करना चाहा। इस तरह उसकी लाइफ में काफ़ी हर्डल्स आई। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो इकट्ठे थे, लाइक जब वो शुरू में उनके पास सैलरी होती थी, पैसे नहीं थे, लेकिन वो दोनों इकट्ठे थे, आपस में कोऑपरेट करते थे और घर चल जाता था। लेकिन अब संजय के पास पैसा आ गए थे, ठीक है, लेकिन उनका जो क्लोज रिलेशनशिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इवन कि जो मैरीदुल्ला थी वो भी अर्न करती थी शुरू में ताकि वो स्कोर कर सके अपने हस्बैंड को, बट जब वो बाद में ज़्यादा कमाने लगा तो वो उसकी सैलरी का मजाक उड़ाता था, तुम्हें इतनी कम सैलरी मिलती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे इग्नोर करने लगा, उससे चीज़ें छुपाने लग गया, उसे झूठ बोलने लग गया अबाउट द हॉस्पिटल मनी और अपनी अर्निंग के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया। उसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी गैप आ गया, उसके पास मैरीदुल्ला के लिए वक्त ही नहीं होता था। यहाँ लिखा हुआ है कि ही केम जॉइंड हिज फैमिली फॉर द डिनर,
ही लेट केम। लाइक पहले ये होता था कि पहले वो आता था, खाना खाता था, अपने बेटे को समझाता था, लेकिन फिर ज़िंदगी बदल गई। ऐसा लगता था कि मेहदीदुल्ला उसके लिए कोई मैटर नहीं रखती। उससे मेहदीदुल्ला बहुत हर्ट हुई। उसका एटीट्यूड देख कर उसने संजय को अपनी तरह समझा था, लेकिन वो वैसा नहीं था। मेहदीदुल्ला ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं समझा। फिर इसे बाद में रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। संजय ने पैसे की खातिर अपनी सोल, अपनी रूह को बेच दिया है। मेहदीदुल्ला ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उससे, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा उसकी बातों से, उसके एटीट्यूड से, उसके रवैये से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके घर लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है, और लड़ाइयों वाला एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था। मतलब जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी, और जो मेहदीदुल्ला थी वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकी, और वो अलहदा हो गए और मेहदीदुल्ला उसे छोड़ के चली गई। ये हमारा जो था वो फर्स्ट थीम था। अब हम बढ़ते हैं हमारा सेकंड थीम की तरफ। हमारा सेकंड थीम ये है कि ग्रोइंग रेट ऑफ करप्शन इन ग्लोबलाइजिंग इंडिया, कि इंडिया में कितनी करप्शन हो रही थी। अब जो मनी है जो इंडिया में, इसकी एक बहुत ही कह लो कि मनी ही उनका ओमनिपोटेंट गॉड है। ये जो लफ्ज़ हैं वो गॉड के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट वहाँ पे इंडिया में मनी के लिए यूज़ किए जाते थे, क्योंकि मनी ही उनके लिए सब कुछ था। तो मनी ने उनकी सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि फेथ, पीटी, लव, पीस, अफेक्शन, सिंपैथी, कंपैशन, सेक्रीफाइस, ये सब कुछ मनी ने रिप्लेस कर दिया। और ये सब चीज़ें जो कि हैं बहुत उनके लिए मैटर करती थी उन लोगों के लिए, लाइक फेथ, पीटी, लव, पीस, अफेक्शन। तो ये वो सब कुछ रिप्लेस हो गई थी कंपटीशन, प्रॉफिट, गेन और लाइज के साथ। और लोग ये बिलीव करने लगे थे जिसने जितना ज़्यादा कमा लिया है मतलब वो उतना ज़्यादा ही सक्सेसफुल है। और फिर क्या हुआ कि इस तरह करप्शन जो है वो बढ़ गई, और ये था कि एज ए रिज़ल्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल, मेडिकल, मतलब कमर्शियल लेवल पर करप्शन होने लगी। और संजय जो था कि जो कि जिसको पहले लगता है, और जैसे कि मैं पहले बताया है, उसके फादर ने भी उसे कहा था कि जो गॉड होता है वो पेशेंट के रूप में भी आ सकता है, और वो खुद भी ये समझता था। लेकिन सडनली वो उनको मशीन की तरह ट्रीट करने लग गया। लाइक पहले वो किसी और तरह करता था, लेकिन अब वो उनको मशीन की तरह ट्रीट करने लग गया। और जब संजय प्राइवेट में चला गया तो उसको अपनी बाप की यादें ज़रूर ज़्यादा थी, ठीक है, कि जब वो उसे कहता था कि उनको कैसे ट्रीट करना है। लेकिन वो फिर जब अपने पेशेंट के चार्ट को देखता था, ठीक है, और अपनी लिस्ट को देखता था कि आज उसने किसको ऑपरेट करना है, तो उन बातों को याद तो करता था कि सी गॉड इन योर पेशेंट। लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो चेंज हो गया था। वो कहता था कि येस, गॉड एंड गॉडेस आर इन पेशेंट्स, बट लेकिन दे आर इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, पैसे की फॉर्म में है, कि इनको पेशेंट को ज़रिए पैसा कमाना है। और कहता था कि पेशेंट एक सोर्स ऑफ इनकम है और इसे गॉड ने ही भेजा है इनके लिए। तो इसके लिए इसके बाद नॉवल में ये सब दिखाई दिया हुआ है कि प्रैक्टिसाइजिंग दिखाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट दिखाई हुई है, मार्केटिंग दिखाई हुई है कि गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की, कि कैसे रॉन्ग मीन्स हैं उनके ज़रिए पैसा कमाया जा रहा है। जब संजय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, दिखाया गया है कि वो अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर के साथ ट्रीट करता था, और 24 घंटे अपने नीडी पेशेंट की मदद करता था, और कह लो कि वो एक जाना माना डॉक्टर था। लेकिन उसकी लाइफ में जो सडन चेंज आया वो ये था कि एक मिनिस्टर था, उसका नाम था नेपोलियन गिगोदा। उसकी डॉटर इन लॉ थी जिसको काफ़ी देर से कोई बेबी नहीं हुआ था। उसकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, और कोई डॉक्टर इसका केस ले नहीं रहा था, आगे पास की जा रहे थे। और संजय को फिर ये टास्क मिला, ये ड्यूटी असाइन की, और इस टाइम संजय के माइंड में पैसा वगैरह कुछ नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि उसके अच्छे से केयर करनी है मैंने, उसकी हेल्प करनी है मैंने, और उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ उसकी डिलीवरी में। लेकिन फिर क्या था, जो सारा क्रेडिट था चाइल्ड का और मदर की गुड हेल्थ का, वो पास ऑन कर दिया गया था डॉक्टर लता को, ताकि वो अपने IAS फादर को खुश कर सके। तो संजय इस बात से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हुआ था कि मेरी मेहनत थी और नाम किसी और का आया, डॉक्टर लता का। तो यहाँ पे एलेक्स हैं, वो उसे समझाते हैं डॉक्टर संजय को कि अज्यूम करो तुम्हें 10,000 सैलरी मिलती है, इसमें से 5,000 तुम्हारे अपने काम की है और 5,000 इन तमाम नाइंसाफ़ी और करप्शन की है जो तुमने एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे डॉक्टर एलेक्स है उनको समझा रहे हैं कि तुमने इस माशरे के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ना है, ना कि उनकी नाइंसाफ़ियों को लेके बैठ जाना है और उस पर पछतावा करना है, बल्कि तुमने उनको फेस करना है, उनको एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करना है।
और वो इसे समझाता था कि तुम्हें अभी भी इन चीज़ों की समझ नहीं आई ना, तो तुम फुलिश हो, तुम बहुत बेवकूफ़ इंसान हो। तो उसने कहा था, उसके बाद ये सब कुछ उसे कहा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने एक सेमिनार अरेंज किया था 3 वीक्स के लिए यूएस में एड्स पे। तो वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स भी गए थे। तो संजय जो था, उसका जो विलेज था, वहाँ से संजय को अपॉइंट किया गया, सिलेक्ट किया गया। तो संजय वहाँ जाए और स्पॉन्सर भी थे। लेकिन जब फाइल आई तो संजय शॉक था कि जिन नाम्स थे ना लिखे हुए, तो जो नाम थे बड़े बड़े डॉक्टरों के, उनको मिनिस्टर्स वगैरह ने अपनी मर्ज़ी से डॉक्टरों को रेफ़र किया हुआ था, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। और वो ये सोचता था कि आजकल के दौर में आपकी मेहनत, आपकी स्किल काम नहीं करती, बस नाम काम करता है या पैसा ही मैटर करता है। तो वो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ, ठीक है, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट भी हुआ था। और भी उसने जब देखा कि मिनिस्टर्स को ब्राइब किया जाता है और उसके ब्यूरोक्रेट को, ऑफिसर्स को भी ब्राइब किया जाता है, हॉस्पिटल्स में रिश्वत का ही निज़ाम चलता है, ठीक है। और वो ये सोचता था कि कोई भी हमारे सिस्टम में हेल्पलेस नीडी लोगों की मदद नहीं करना चाहता, वो सब पैसा कमाना चाहते हैं, इतना जितना वो कमा सके। और ये चीज़ें संजय को रियलाइज़ हो गई थी कि ऑफिसर्स को स्पॉन्सरशिप्स उनकी और उनकी प्रमोशंस, ठीक है, डॉक्टर्स की, उन सब की मैनिपुलेट किया जाता है मिनिस्टर्स से। और थ्रो ब्राइब, जो जो जितनी ज़्यादा रिश्वत देता है उसको उतनी ज़्यादा अच्छी प्रमोशन देते हैं। जब संजय जो था, उसने जब सशराज नर्सिंग होम में जब काम किया और मिलिट्री हेल्प की मैरिडोला के फादर की, तो उस पर भी काफ़ी उसको एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो किया था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि उसे मार्केट इकॉनमी का प्रेशर जो था उसको फेस करना पड़ा। और ये सब चीज़ें, यानी कि ना कोई भी लोगों की, नीडी पीपल की हेल्प नहीं करने पे उसको कोई भी उसको क्रेडिट नहीं देता था, ठीक है, बल्कि उस पर उल्टा चार्जेस वगैरह डालते थे। और फिर यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मेडिसिन कंपनी की बात बताई हुई है। अब यहाँ पे कहाँ पे, ये बुक में इसमें आपको दे के बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेडिकल कंपनीज जो थी वो डॉक्टर्स को रेफ़र करती है ना, कि डॉक्टर को पैसे देते हैं कि हमारी जो मेडिसिन उनको रेफ़र किया जाए, ठीक है। तो जब संजय जो था वो पैसे लेने शुरू कर दिया, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, तो फिर वो 2 कंपनीज उसके पास आई थी जो सेम प्रोडक्ट बेच रही थी, ठीक है। तो संजय ने ये सोचा कि जो कंपनी उसको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है, वो उसी के प्रोडक्ट को फिर वो प्रेफर करेगा, ठीक है, और उसको उसके लिए अपनी मेडिसिन रेफ़र करेगा लोगों को और उसकी मेडिसिन बेचेगा, ठीक है। और फिर वो पीछे जैसे उसने बात की थी कि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहा तो वो दूसरों को टीच करेगा, लेकिन उसके बरअक्स जहाँ पे अब वो क्या है, वो प्राइवेट में आ चुका है और पैसे कमा रहा है। तो अपने बेटे को भी यही एडवाइस कर रहा है कि बेटा तुम ना एक ऐसा सेंटर खोलना जहाँ पे तुम जो रिच पेशेंट हैं वो ही आ सकें, जो अफोर्ड कर सकें, और वहाँ पे उनके लिए तुम चीज़ें अवेलेबल करना, ठीक है। तो देखो वो कैसे मटीरियलिस्टिक होता हो गया। संजय भी इन चीज़ों से बचने की बजाय वो इस दलदल में और ज़्यादा धंसता गया और उसके लिए इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। और यहाँ पे 2 कपल्स का कंपैरिजन भी बेसिकली बताया हुआ है। एक संजय और मेडुला, और दूसरी रुक्मणी और नथन का जो कमाला से थे। अब जो रुक्मणी थी वो नथन के साथ शादी हुई जब वो, तो तब वो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी और नथन उस टाइम पे 25 साल का था। तो जो था वो बहुत, जो नथन था वो बहुत ज़्यादा मोरोन था और रुक्मणी इस टाइम पे बहुत स्मार्ट थी और उसके पास बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज था, और कह लो कि वो एक परफेक्ट मिसमैच कपल था। लेकिन दोनों साथ रहे और दोनों ने ब्रेक अवे नहीं किया फ्रॉम ईच अदर। लेकिन दूसरी तरफ संजय और मेडुला, उनकी एज भी ऑलमोस्ट सेम थी और एप्टीट्यूड भी सेम थे और उनकी शादी भी लव बेस पे हुई थी। बट क्या था कि साथ नहीं निभा सके और एंड पे दोनों सेपरेट हो गए। तो इस से ये पता चलता है कि जो इस नावल के ऑथर हैं सुधा मूर्ति, वो बिलीव करती हैं कि इन द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस इन रिलेशनशिप, लाइक शी डिडंट अप्रूव द रोल ऑफ लव इन द मैरिज, येट मच मोर नीडिड फॉर द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप। मतलब वो इसे डिसअप्रूव तो नहीं कर रही कि लव इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट होता है, बट वो कहती है कि जो रिलेशनशिप है, वो सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं ऊपर बताया है कि रुक्मिणी और नथन जो थे वो परफेक्ट कपल नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने निभाया और उनका जो रिलेशनशिप था वो सक्सेसफुल हुआ, साथ रहे। लेकिन इधर इस केस में संजय और मेडुला सेपरेट हो गए, उनकी मैरिज कामयाब ना हो सकी। तो ये क्या था, ये हमारा जो था वो सेकंड थीम था, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टराइजेशन की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन में मेडुला एक कैरेक्टर है, वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है और हमारा जो इंटायर नावल है उसके एक्शन, उसके रिएक्शन, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस पे बेस करता है।
जब पहली दफ़ा मैकडोनल्ड का करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। वो बहुत ज़्यादा वाइज थी, मेच्योर थी। उसके बारे में ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब नावल में, Medora was not like everybody. She was different. She had an enormous passion for life and unlimited energy for reading, for cooking and sketching, and she wanted to spend every minute fruitful, and it seems sun rose for her and rainbow color for me meant only। इसका मतलब ये है कि वो अलग थी सबसे, उसका लाइफ का पैशन था, ठीक है। वो अपना हर एक मिनट जो है वो उसको फ्रूटफुल गुजारना चाहती थी, वो स्केच करना चाहती थी, वो कुकिंग करना चाहती थी, वो रीडिंग करना चाहती थी, और वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। और ये ख्याल किया जाता है कि जो सूरज था वो जस्ट उसके लिए ही आता है, और जो रेनबो के कलर्स हैं वो सिर्फ उसी के लिए चेंज होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट थी, जैसे कि मैं नावल के शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। और वो किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी, बल्कि उनके बदले में वो बस सबसे ज़्यादा केयर करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार से पेश आती थी, और बहुत ज़्यादा सिंपल थी, और उसके लिए जो प्लेयर था वर्ल्ड का वो मैटर नहीं करता था, ठीक है। तो वो उसकी टीचर भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। वो जैसे कहते थे अगर ये अब जितनी इसकी स्किल्स हैं, जितनी ये सिंपल है, जितनी ये ऑनेस्ट है, कि अगर ये अब्रॉड चल जाए तो बहुत ज़्यादा डॉलर कमा सकती है। मतलब वो इतनी वाइज थी, उतनी स्किल्स उसमें थी। लेकिन मैरिडोना ने क्या किया कि वो विलेज में रहकर काम करना शुरू कर दिया। वो उस खुशी में कुछ हो जाती थी, मतलब वो अपनी ज़्यादा सिंपल थी, वो अपनी ज़िंदगी से खुश थी। वो इस सोसाइटी से भी ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो जैसी वो है। ऑनेस्ट बंदे का क्या होता है कि ऑनेस्ट बंदा ये होता है कि जैसा वो खुद सोचता है ना, वो कहता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि अगला बंदा भी वैसा ही हो, ठीक है। अब ये भी दुनिया का रूल ही है कि अगर हम खुद जैसे हैं ना, तो नेक्स्ट बंदे को हम वैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसा ही होगा, लेकिन होता इसके बरक्स है। तो हम जैसा बंदा खुद होता है ना, वो दुनिया को भी उस नज़र से देखता है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि दुनिया कैसी है, तो जैसे आप खुद हैं वैसी दुनिया है, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा सिंपल थी, और वो सोसाइटी से भी यही सब एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। वो कहती थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इंसान के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसलिए उसने अपनी लाइफ में सिंपल गुजारी। उसने अपनी बाकी लोगों से भी यही एक्सपेक्ट किया था, और अपने हस्बैंड से भी ये एक्सपेक्ट किया था कि ये नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सब कुछ था, स्किल्स थी, बट उसने स्टिल सिंपल रहना चूज़ किया। और इवन जैसे हमारी सोसाइटी जो मॉडर्न है वो इससे चेंज नहीं हुई, वो वैसे ही रही। और दूसरी तरफ अगर हम संजय की बात करें तो वो ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ कि वो पहले बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन था, बहुत अच्छा इंसान था, अपने जो पेशेंट हैं उनकी केयर करता था, उनको टाइम देता था, ठीक है, उनकी लुक आफ्टर करता था। और जब तक उसका पेशेंट विड्रॉ यानी कि ठीक होकर चला जाता था, तब तक वो उसके बारे में सोचना, सारी सारी रात जागना, अपने पेशेंट की बीमारी के बारे में सोचना, उसके लिए नया इलाज ढूंढना, ठीक है। तो सोसाइटी ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। वो सोसाइटी में रहकर सोसाइटी को चेंज नहीं कर सका, और लेकिन उसकी निस्बत सोसाइटी ने उसको चेंज कर दिया, और वो मशीन की तरह काम करने लग गया, और पैसे के पीछे भागने लग गया, और उसने अपने पैशन को छोड़ दिया, अपनी डिवोशन को छोड़ दिया, और उसकी लाइफ उसे डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। और वो फिर अपनी नस्ल को भी ये समझाने लग गया। पहले वो क्या सोचता था कि वो आने वाली नस्ल को ये समझाएगा कि लोगों की मदद करनी है हमने, ठीक है, उनको पढ़ाना है। और बाद में उसकी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए थे, और वो मटेरियलिस्टिक हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नावल था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नावल पसंद आया होगा, और शेयर करें और कमेंट करें। आपका क्या ख्याल है कि सोसाइटी में रहकर इंसान क्या खुद को स्टेबल रख सकता है? क्या संजय का करैक्टर था वो वैसा जैसा वो इंसानियत को पसंद करता था, इंसानियत के लिए काम करता, वैसा रह सकता था, या जैसा वो उसकी बीवी सोचती थी कि ये मेरा हस्बैंड जो है वो मटेरियलिस्टिक ना बने, रियलिस्टिक ना बने, वो सिंपल रहे मेरी तरह? क्या, क्योंकि वो तो घर में रह रही थी, वो लोगों को डील नहीं करती, सोसाइटी को डील नहीं करती थी, लेकिन वो जो संजय था वो डील करता था, लोगों की तरफ रहता था, तो उसका असर उससे भी पड़ा, और सोसाइटी ने उसको चेंज कर दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वो जैसे उसकी बीवी सोचती थी वो मटेरियलिस्टिक बने बगैर सिंपल लाइफ गुजार सकता था या नहीं? कमेंट में बताइए आपका क्या ख्याल है संजय के बारे में। संजय का कैरेक्टर को चेंज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये बताएं।